Hello dear students, you are all welcome to the online platform of Dear Science Academy. In the previous class, we were discussing some questions related to the first poem, that was My Mother at 66, and now we are carrying on all the remaining questions which we left yesterday incomplete. Okay, dear students, now come to the point, and the question we have discussed were where was the poet going, who was with her. Okay, we learnt what the manner will be to answer the questions in your board examination. Okay, आपने सीखा था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या मैनर हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर देने का. हाउ डिड द मदर लुक लाइक, व्हाई डिड द पोइट फील सैड सीइंग द मदर अपीयरेंस, ये हमने देखा था. व्हाई डज द पोइट रिलेट द मदर्स अपीयरेंस टू दैट ऑफ ए कॉप्स. Or today the question that we are going to discuss is the most important question for this year, that is, what is the kind of pain and ache that the poet feel. In the question, or while answering to this question, we are to keep in our mind what kinds of pain and ache did the poetess feel while she was driving the car and she looked at her mother. क्या पेन क्या एक्ट फील हुआ उसको, तो वो हमें बताना है. किन किन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है दोस्तों. जब पोइटेस कमला दास अपनी माँ को लेकर के कार में जा रही थी तो उस समय क्या क्या चीज़ देखनी है हमको, क्या क्या चीज़ उसको फील हुई. एक तो पेन फील हुआ, एक एक्ट फील हुआ. इन चीज़ों को डिस्कस करना है. व्हाट वाज द पेन, आप बताइए. पेन क्या हुआ था. पेन हुआ था पेन ऑफ बीइंग सेपरेट फ्रॉम अ मदर फॉर लाइफ टाइम. ओके, उसको एक पेन था. पेन क्या था. पेन ऑफ लूजिंग हर मदर फॉर एवर. मदर फॉर एवर. एक तो उनको क्या था कि वो माँ को हमेशा हमेशा के लिए खोने वाली है. क्यों. क्योंकि शी वॉज एन ओल्ड लेडी, शी वॉज अ वीक लेडी, शी कुड नॉट लिव फॉर मोर ईयर्स, शी थॉट सो. उसने ऐसा सोचा कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जिएगी नहीं. और एक क्या था, एक था चाइल्डहुड्स फियर. चाइल्डहुड्स फियर ऑफ बीइंग सेपरेट, ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम अ मदर, फ्रॉम हर मदर. अपनी माँ से दूर होने का जो बचपन का डर था वो उसने फील किया. क्योंकि जब वो अपनी माँ के, अपनी मदर के उस कलरलेस, उस ब्लडलेस फेस की ओर देख रही थी, देन शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, डिसअपॉइंटेड एंड डिस्ट्रॉट. वो कुछ कंसीडर नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से उनको इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है. लेकिन वो जब आउटसाइड देखती है तो उसको कॉन्ट्रास्टिक इमेज अपने माइंड में लेके आने होते हैं. तो वो एक ग्रीन ट्रीज़ का लेके आती है, जो यंग ट्रीज़ थे वो स्प्रिंट कर रहे थे, और कुछ मैरी चिल्ड्रन का लेके आती है जो स्पिलिंग कर रहे थे. बाकी का उसको पेन और एक क्या था, पेन था कि भाई वो अपनी माँ को क्या कर देगी, छोड़ देगी, हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देगी, खो देगी. और उसके बचपन का डर ही उसका एक था, उसका बचपन का डर ही उसका एक था. और बचपन का डर क्या था कि वो अपनी माँ से दूर होने का डर था. तो ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं. इनको कैसे आंसर देना है, आई हैव जस्ट सेंट यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर और ऑफ दिस पोइम. मैंने आपको भेज दिए हैं. यू कैन जस्ट गो इनटू द assignment folder or assignment section, and there you can see the question and answer, the PDF of the question and answers. The most important question and answers I have sent you in the assignment. Okay, आप उनको जाएंगे और लिखेंगे. तो देखिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या है, Why are the young trees described as sprinting? यंग ट्रीज जो हैं उनको स्प्रिंटिंग के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया जा रहा है, बताइए. स्प्रिंटिंग, आप बताइए इस क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे. हेयर यंग ट्रीज मीन्स ग्रीन ट्रीज. ओके, यहाँ पर हरे युवा पेड़ों का मतलब क्या है बेटा, हरे पेड़. ओके, और स्प्रिंटिंग मीन्स क्या है बेटा, रनिंग. ओके, अब देखेंगे कैसे लिखना है कि जो ग्रीन ट्रीज हैं, यंग ट्रीज हैं, वो एक कॉन्ट्रास्ट इमेज है, कॉन्ट्रास्टिक इमेज, जो किसके लिए, जो किस चीज़ को दिखाती है. ये कॉन्ट्रास्टिक इमेज किसको दिखाती है, एनर्जी को. यानी एनर्जी जो है, एनर्जी है, ऊर्जा को दिखाती है. एंथुजियाज्म को, एंथुजियाज्म, ये एंथुजियाज्म क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ. इसको कहते हैं जील, फरवर,
FERVER, फर्वर, फर्वेंट, ओके, यानी कि जोश, जेस्ट, ठीक है ना, उत्साह, इसको हिंदी में कहते हैं उत्साह। और एनर्जी यानी ऊर्जा। और एक चीज़ और जो मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो थी स्पीड, यानी कि एक्टिविटी। मतलब जो चीज़ निर्जीव है, यानी कि ट्रीज दैट आर नॉन लिविंग, दे आर ऑल्सो हैविंग द एक्टिविटी, दे आर ऑल्सो वर एक्टिव, बट इनसाइड द कार द मदर ऑफ द पोइटेस हु वॉज एक्टिव बट स्टिल लुकिंग इनएक्टिव। क्यों? समय भी क्या लग रही थी वो, फिर भी क्या लग रही थी वो, मतलब एक्टिव होने के बाद भी इनएक्टिव लग रही थी। तो ये कॉन्ट्रास्ट इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। और रनिंग मीन्स, रनिंग मतलब दे वर नॉट एक्चुअली रनिंग, बेसिकली दे अपीयर टू बी रनिंग बैकवर्ड बिकॉज द कार वॉज मूविंग फॉरवर्ड। कार आगे की तरफ जा रही थी, दैट्स वाई द ट्रीज विच वर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड वर appeared or you can say appeared to the poetess to be running backwards, okay। अब देखिए यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि why are the young trees described as sprinting, तो आप कहेंगे कि young trees here the poetess took the image of or drew the image of young trees which were sprinting because she wanted to raise the feeling of contrast in her mind because of coming out of that distraught or disappointment that was inside the car when she looked at her inactive or weak or old mother. She just imagined the young trees which were very energetic, enthusiastic and having the activity in them. They were just moving, or they appeared to be moving backward, okay। She just opposes her own thoughts that were arising or that were rising in her own in her heart when she noticed her वीक मदर। जब उसने अपनी वीक मदर को देखा तो जब उसके हृदय में जो फीलिंग्स आ रही थी, उन फीलिंग्स को क्या करना, ओवरकम करने के लिए, उनको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए उसने क्या किया, एक इमेज वहाँ पर बनाई अपने माइंड में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई हैज़ द पोइट ब्रॉट in the image of the married children spilling out of their homes। These are some married children who were just coming out of their homes। और उन्होंने क्यों ये इमेज बनाई, तो जब उसने फील किया था कि उसकी जो माँ है वो इनसाइड द कार है एंड बहुत ज़्यादा फेंट फेस है और शी जस्ट थॉट दैट हर मदर कुड डाई एट एनी मोमेंट, वो किसी भी क्षण एक्सपायर हो सकती है। तो उस समय पर शी वॉन्टेड टू जस्ट कॉन्ट्रास्ट हर थॉट। आपने कहा कि भाई आपके मन में ना बहुत ज़्यादा पीड़ा हो, पेन हो, कष्ट हो। जैसे मानो कई लोग होते हैं धोखा खाए हुए लोग होते हैं, है ना, बहुत लोगों को धोखा मिलता है अपने जीवन में। तो जब वो डिसीव्ड होते हैं, जब वो उन्हें चीट कर दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उस डिसअपॉइंटमेंट को अपने हार्ट से एक्सपेल करने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको एक ऐसी चीज़ सोचनी होती है जो उसके अगेंस्ट हो। और जब अगेंस्ट होगी तो डेफिनेटली जो डिसअपॉइंटमेंट होगा रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, रिलेटेड टू द कंटेंट, वो हमारे हार्ट से अपने आप निकल जाएगा। ऐसे ही होता है। जैसे मानो आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि क्या होता था कि हम लोगों को मानो मिठाई बहुत पसंद है, राइट, और कोई भी मिठाई हम खाने से रुकते नहीं हैं, जब भी कोई दिखेगी तो खाएंगे, ठीक है। और अब हमको हो गई शुगर मानो, और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि यू आर नॉट टू जस्ट टेक एनी पीस ऑफ स्वीट, आपको कोई भी टुकड़ा नहीं लेना है स्वीट का। तो अब मैं भाई कैसे डिटरमाइंड हो जाऊँ, आई वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट। मैं बहुत ज़्यादा शौकीन था क्या करने का, ईट करने का, किसको, स्वीट को। अब कैसे रोकूँ अपने आप को। अब जब मैं स्कूल से घर जाता हूँ, घर से स्कूल जाता हूँ, तो रास्ते में मैं बहुत ज़्यादा स्वीट सेलर्स देखता हूँ, मिठाइयाँ बेचने वालों को। तो अब मैं जब भी रास्ते जाता हूँ तो मेरा मन करता है अब क्या करूँ, उन चीज़ों को मैं प्राप्त नहीं करना चाहता, ठीक है ना, मतलब करना तो चाहता हूँ लेकिन प्राप्त कर नहीं सकता, उनको खा नहीं सकता। तो मेरे मन में उनको ना खाने का डिसअपॉइंटमेंट जाग जाता है। अरे यार बताओ क्या मेरी लाइफ हो गई है, क्या शुगर जैसी बीमारी, डॉक्टर ने भी क्या बता दिया, स्वीट नहीं खाऊंगा तो कैसे पार पड़ेगी, मेरे को तो बहुत मन ललचा रहा है। तो मैं क्या उसके अगेंस्ट एक थॉट लेके आता हूँ कि नहीं स्वीट नहीं है, कुछ और है। तो मैं उसके अगेंस्ट जब थॉट लेके आता हूँ, कुछ आइडिया मेरे दिमाग में बनाता हूँ, कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी बनाता हूँ, तो क्या होता है कि जो स्वीट खाने के लिए जो मेरे विचार मन में
उबल रहे थे, उफान खा रहे थे, वो सब क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सेटिएट हो जाते हैं, क्वेंच्ड हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कि यहाँ पर जब पोइटस बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, डिस्ट्रॉट थी, ग्लूमी मूड में थी, ग्लूमी मतलब ग्लूमी यानी होता है उदासीन, बहुत ग्लूमी मूड में थी, तो क्या हुआ, उसी समय पर उसने बाहर की तरफ देखा तो कुछ हंसी खुशी बाहर निकलने वाले कुछ बच्चे थे जो घर से बाहर आ रहे थे। तो देखिए, वाई हैज़ द पोइट और पोइटस ब्रॉट इन मानी होता है कि मेंशन करना, ठीक है ना, मेंशन करना द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन, कि उसने खुश बच्चों की इमेज को क्यों मेंशन किया है जो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। तो एक जो मेन पर्पस था उसका ये काम करने का, वो क्या था, सी वांटेड टू ब्रिंग, वो क्या करना चाहती थी, सी वांटेड टू ब्रिंग क्या, वो एक अपोज लेकर के आने वाली थी, या सी वांटेड टू अपोज, ठीक है ना, ये कह दो, सी वांटेड टू अपोज हर ओन आइडियाज, वो अपने खुद के विचारों को अपोज करना चाहती थी, जो किससे रिलेटेड थे, कंसर्निंग, जो किससे संबंधित थे, कंसर्निंग हर ओल्ड एंड वीक मदर, अपनी ओल्ड एंड वीक जो मदर थी उससे जो कंसर्न विचार थे, उससे रिलेटेड जो विचार थे, उनको वो ड्राइव आउट करना चाहती थी। सी वांटेड टू जस्ट एक्सपेल ऑल द थॉट्स रिगार्डिंग हर मदर, और वो विचार क्या थे आपको वो मेंशन करने पड़ेंगे। वो मैंने आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स आपको भेजे हैं उसमें बढ़िया तरीके से लिटरेरी वे में मैंने लिख करके भेजे हुए हैं, और आप उन्हें आराम से पढ़िएगा, देखिएगा। Why has the mother been compared to the late winter's moon? कि मदर को लेट विंटर्स मून, देखो लेट विंटर मून होता है, कैसा दिख रहा है, मून और उसके चारों आगे की तरफ आपको फॉग नज़र आ रहा होगा। फॉग क्या कर रहा है, द फॉग इज जस्ट लाइटनिंग, ओके, और मेकिंग वेग इमेज ऑफ द मून, वो क्या कर रहा है कि मून की इमेज को बड़ा धुंधला कर रहा है। तो वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से मदर को क्यों कंपेयर किया गया है, तो बताएंगे आप। एक छोटा सा एक इमेज लेकर के आएंगे कि लेट विंटर का मून जो होता है वो कैसा होता है, वेग होता है, धुंधला होता है। किसकी वजह से धुंधला कह दो, आप वेग वर्ड यूज़ नहीं करना चाहें तो आप यू कैन यूज़ अनदर वर्ड दैट इज़ इम्प्रेसाइज, okay, if you are not able to use or learn this word also and you want to use a different word that I am going to tell you, hazy, okay, hazy, foggy, okay, you can use all these three terms for showing the moon vague, okay, not clear, or if you have forgotten all these terms then you can use not clear, ठीक है ना। किसकी वजह से, because of fog, बिकॉज ऑफ हैवी फॉग। क्यों हैवी फॉग क्यों होता है, क्योंकि जब विंटर्स जाने को होती है तो लास्ट टाइम पर फॉग ज़्यादा होता है। जैसे कि मानो तेज़ बारिश, अभी कुछ ही दिन पहले बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो अब बारिश बंद कब हुई, जब ओले पड़ने लगे। तो ऐसे ही जब विंटर आती है तो विंटर के जाने का एक सिंबल होता है, क्या है कि वो जब उस समय फॉग ज़्यादा होने लग जाए, समझ लो कि विंटर का एंड होने वाला है। तो वहाँ पर क्या था कि मून बहुत डिस्फिगर्ड सा नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा वेग नज़र आ रहा था, स्पष्ट नज़र आ रहा था। तो ऑन द सेम टाइम, और यू कैन से सिंक्रोनिकली, वो ये समान समय पर या कालक्रम के अनुसार अगर हम बात करें, समय उसी समय, मतलब अगर हम बात करें तो जो एज विंटर का होता है, लेट विंटर में जो चंद्रमा का जो हाल होता है, ठीक वैसा ही हाल जो हमारी जो ओल्ड एज होती है, लेट ओल्ड एज या लेटर ओल्ड एज कह सकते हैं। तो जो लेटर ओल्ड एज होती है वो उस बाद वाली जो वृद्धावस्था होती है, अंतिम वृद्धावस्था होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी ठीक वैसी अवस्था हो जाती है कि हमें ना हमको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम एक फॉरगेटफुलनेस में चले जाते हैं, ऑब्लिवियन में चले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत कम हमारे याद रह पाता है माइंड में। तो वो क्या है कि उसका चेहरा उसे धुंधला नज़र आ रहा था, मतलब ये यूँ कह सकते हैं कि वो लेट विंटर्स मून क्यों थी। तो लेट विंटर्स मून के बहुत सारे फीचर्स हैं, हम ट्रेट्स हैं, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, मदर से। तो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। पहले तो लेट विंटर्स मून जो है वो बहुत धुंधला नज़र आ रहा था, इसीलिए ये कह सकते हैं धुंधला और फीका, फेड कलर कह दो, फेड। तो यहाँ पर मदर का जो फेस था वो भी फेड था, फेंट था, पेल नज़र आ रहा था, ठीक है, ओके।
और जो ये होता है वो अस्पष्ट सा होता है, इस समय पर मेमोरी जो है वो लूज हो जाती है, या आप पहले तो कहेंगे कि वो अस्पष्ट होता है, मतलब लोग जो है चंद्रमा की एग्जिस्टेंस को क्या नहीं करते हैं, याद नहीं रख पाते उस समय पर। तो ठीक ऐसे ही इस समय होता है कि यहाँ पर आकर के जो हमारी मेमोरी होती है वो लॉस ऑफ मेमोरी से एक व्यक्ति को गुजरना होता है, ऑब्लिवियन जिसे कहते हैं हम। और विलियम शेक्सपियर ने भी अपनी पोइम में कहा था द 7 एजेस ऑफ मैन ने कि द लास्ट एज ऑफ ऑल that ends this event full history okay is this second childishness or mere oblivion। ये एक दूसरा बचपन है या केवल भुलावा है, क्योंकि वृद्धावस्था में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आपके माइंड में रखनी है और फिर जाकर के आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ आंसर नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं, क्या हमें माइंड में याद रखना है उस समय। तो what are you to be mindful of or mindful about, I am going to tell you just that, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो what do the parting words, okay dear friends, एक काम आप ज़रूर करना, in your doubt you are to tell me, or you can take my WhatsApp number, you are to tell me if you want to enjoy my classes only in English or only in Hindi, if you want to make me speak in both languages or bilingually, if I am to deliver my lectures in both languages, then say yes. And if I am to deliver my lectures only in English, if you want to watch all my lectures in English, then say only in English. And if you want कि मैं हिंदी में अपने सारे लेक्चर्स दूं, तो आप केवल लिखें ओनली इन हिंदी। लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हिंदी के लेक्चर हिंदी में जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के लेक्चर इंग्लिश में ही जाने चाहिए। लेकिन आपको समझ में आना ये भी एक प्राथमिकता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी देखते हैं, तो इसीलिए हिंदी यूज़ करना ठीक रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स यू नो, पार्टिंग वर्ड्स से रिलेशन क्या है? ओके, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स मीन हेयर? पार्टिंग वर्ड्स मीन द वर्ड्स, वो शब्द, द वर्ड्स विच आर स्पोकन, जो बोले जाते हैं, विच आर स्पोकन, जो बोले जाते हैं, वाइल, जिस समय पर आप क्या कर रहे होते हो, वाइल सेइंग फेयरवेल, जब आप फेयरवेल कह रहे होते हो, अलविदा कह रहे होते हो, तो उस समय पर जो बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? पार्टिंग वर्ड्स कहते हैं। तो पार्टिंग वर्ड्स जो हैं वो पोइटेस के क्या पार्टिंग वर्ड्स थे, और उसकी जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है, उसके पार्टिंग वर्ड्स क्या सिग्निफाई करते हैं, और उसके स्माइलिंग जो एक्ट है वो क्या सिग्निफाई करता है। आपको पता है जब पोइटेस उसको फेयरवेल कह रही थी अपनी माँ को, तो उस समय पर उसने कहा, एक शब्द बोला, एक फ्रेज बोला, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम फिर से मिलते हैं। एक तो ये लाइन बोला, और उसका जो एक्ट था वो क्या था? स्माइल। यही तो था कि both the activity she did while she was seeing her mother off, or while she was leaving from कोचीन एयरपोर्ट। तो वहाँ पर क्या था कि जब वो कोचीन एयरपोर्ट से जब वहाँ लीव कर रही थी, तो दो ही चीज़ वहाँ उसने की। पहला तो उसने अम्मा को देखा और कहा कि अम्मा जल्दी मिलते हैं, और फिर उसके बाद वो मुस्कुराई। तो देखो ये जो फर्स्ट एक्शन है, ये क्या करता है? ये फर्स्ट एक्शन जो है, एक्टिविटी है, वो अश्योरेंस देती है, गिव्स अश्योरेंस, ये एक आश्वासन देता है ऑफ लिविंग मच मोर, कि ज़्यादा जियो, और भी ज़्यादा जियो। ठीक है ना? ये क्या करता है? ऑप्टिमिज्म पैदा करता है, आशावाद पैदा करता है। अगर आप किसी से कह दो कि हो सकता है हम मिले नहीं, तो वो आदमी है ना वैसे ही मर जाएगा कि यार ये तो उसको तो उम्मीद ही नहीं है मेरे जीवन को जीने की, है ना। तो देखो स्माइलिंग एक्ट, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाई ऑथर्स मैच्योरिटी और पोइटेस मैच्योरिटी। कवि की जो मैच्योरिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब शी हाइड्स हर और कंसील्स, वो कंसील कर लेती है, छुपा लेती है हर ग्रीफ, अपने ग्रीफ को, ग्रीफ एट या ऑफ लूजिंग हर मदर, या ग्रीफ ऑफ कर दो, ग्रीफ ऑफ लीविंग या लूजिंग हर मदर फॉर एवर। अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देने का जो दुख होता है, जो दर्द होता है, उसको वो क्या कर लेती है? छुपा लेती है। एंड शी ब्रिंग्स अपोज
या अपोजिट या प्रोटेस्टिंग या फिर कॉन्ट्रास्टिक आइडियाज़ और एक्सप्रेशन ऑन अ फेस, वो अपने चेहरे पर एक विरोधाभासी, एक विरोधी विचार या एक हाव भाव लेकर के आती है। हम दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, राइट। हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर स्माइल आती है, तो हमारे फेस पर स्माइल आती है नहीं आती। और जब हम गुस्सा होते हैं तो अग्रेसिव हमारी आइज़ हो जाती है, रेड हो जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जब पोइटेस को मालूम था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू सी हर मदर मोर, तो फिर उसको क्या करना चाहिए था। शी आई थिंक शी वॉज देयर टू लीव her mother forever, okay, she was going to leave her and she knew that she could not meet again, okay। तो उसके उस समय पर क्या फील होना चाहिए था, उसकी आंखों से आंसू गिरने चाहिए थे, ओके। वहाँ पर क्या होना चाहिए था, she should have been sad, very much sad, okay। तो उसने किया नहीं, उसने क्या किया, उसने अपने चेहरे पर आंसू लाने की बजाय मुस्कुराहट लेके आई और स्माइल के साथ अपनी माँ को कहा सी यू सून अम्मा। तो ये दोनों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं, किसका, उसके थॉट्स का, जो उसके हार्ट में क्या हो रहे थे, वो राइज हो रहे थे, उठ रहे थे, उदय हो रहे थे, वो सारे के सारे उसने क्या किए, दबा दिए, सप्रेस कर दिए और एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का अपने ऊपर एक चेहरे पर एक लुक लेके आई और अपनी माँ को ऑप्टिमिज्म के साथ एक लाइन बोली, सी यू सून अम्मा। तो दोस्तों यह पोइम यानी कि द फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 यहाँ कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट लेक्चर we shall discuss the second poem, that is an elementary school classroom in a slum. The poem was written by Stephen Spender और बहुत अच्छी पोइम है, बड़ी पोइम है, इंटरेस्टिंग पोइम है, आप पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और देखो अगर है ना, वैसे मैं जानता हूँ कि इंग्लिश इज़ नॉट योर इंटरेस्टिंग लैंग्वेज और सब्जेक्ट, लेकिन आपको पता है कि अगर आप किसी काम को पसंद कर लो ना एक बार, तो वो काम आपको काम नहीं लगता, फिर तो आप ज़िंदगी भर ही कोई काम नहीं करते। यानी कि एक बार कोई काम आपको पसंद आ जाए ना, है ना, तो आप उस काम को काम नहीं समझते, आप लगता है कि ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है। क्योंकि इस इंग्लिश को लर्न करना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है, तो आप ये कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।